गुड मॉर्निंग। कल हमने बात किया था आपसे माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस। इसके बाद हमने बात किया था आपसे कि डबल फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद हमने बात किया था डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। किसकी बात किया था? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर कट में बात करूँ आपसे कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन एक यूनिक फिनोमेना है जो केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा दो संरचनाएं निर्मित हुई। एक संरचना निर्मित हुई जाइगोट, क्लियर, और दूसरी संरचना निर्मित हुई एंडोस्पर्म। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड, और एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉयड। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपसे कि यह एक यूनिक फिनोमेना केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती है। इसलिए मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि एंजियोस्पर्म में पाया जाने वाला जो एंडोस्पर्म है और ट्रिप्लॉयड होता है, इसके विपरीत इसके पहले इसका एंसेस्टर या विकास के क्रम में देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हेप्लॉयड होता है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं कि ये दोनों संरचनाएं निर्मित कहाँ हुई? ओव्यूल के अंदर। और आप सभी क्लियर कट जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ओव्यूल है भविष्य में उससे सीड बनता है। क्या बनता है? सीड। और ओवरी से बनता है फ्रूट। तो मैं बता दूं आपको कि ओव्यूल से जब सीड बनता है तो ये दोनों संरचनाएं जाइगोट और एंडोस्पर्म कहाँ निर्मित हुई? ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर ही जाइगोट से भविष्य में बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्लियर। और जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा अर्थात एम्ब्रियो का विकास, जिसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस नाम से स्पष्ट है, जेनेसिस शब्द लगा है, मतलब किसी का निर्माण। जैसे मैं आपसे कहूँ गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट्स का निर्माण, स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर का निर्माण। तो एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। क्लियर ना? तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो का बनता है तब उस समय उसके बनने के लिए जो पोषण है अर्थात सेल डिवीजन के लिए जो पावर चाहिए या न्यूट्रिशन है वो कौन देता है? एंडोस्पर्म। क्लियर। तो अर्थात मैं आपसे बात करूं कि भविष्य में ओव्यूल से सीड निर्मित होता है और सीड के अंदर दो ही संरचनाएं रहेंगी, एक एम्ब्रियो रहेगा और दूसरा एंडोस्पर्म। और इन दोनों के बीच में सहजीवता का संबंध है। कुल मिला के हम बात करें आपसे कि एम्ब्रियो तब तक जीवित रहेगा जब तक एंडोस्पर्म है, अर्थात भ्रूण को पोषण देने वाला एंडोस्पर्म, इसीलिए इसे हिंदी में भ्रूण पोष कहते हैं। अब आज मैं चर्चा करता हूँ एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स जाइगोट से एम्ब्रियो का विकास। इसे आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आप देखें कि मैं ओव्यूल बना देता हूँ, क्लियर कट आपके दिमाग में बात जम जाए। यह यहाँ जाइगोट है, जाइगोट जो कैसा है? एक कोश की संरचना है और डिप्लॉयड। और दूसरी संरचना यहाँ पर है, यह है ट्रिप्लॉयड, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बाद दो संरचना निर्मित हो गई। क्या? जाइगोट और एंडोस्पर्म। ठीक है। तो जाइगोट से जैसे ही एम्ब्रियो का विकास होगा अर्थात एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, उसी समय एंडोस्पर्म का भी विकास होगा। ये दोनों प्रक्रियाएं क्रमशः चलती रहती हैं, एक दूसरे के समानांतर चलती रहती हैं, अर्थात जाइगोट का से एम्ब्रियो का बनना और एंडोस्पर्म का आगे का विकास। तो मैं आपसे बात करता हूँ जाइगोट में एक कोशिकी है, डिप्लॉयड है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जाइगोट में। सबसे पहले एक
ट्रांसफर डिवीजन हुआ, देख रहे हैं आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आप देख रहे हैं कि दो कोशिकाएं बनी, एक कोशिका किसकी तरफ है, आप देख रहे हैं, एक कोशिका है माइक्रोपाइल की तरफ, इसे आपने कहा बेसल सेल, बेसल सेल, और दूसरी कोशिका आप देख रहे हैं किसकी तरफ है, चलाजा की तरफ, उसे आपने कहा एपिकल सेल या टर्मिनल सेल, एपिकल सेल। क्लियर हुई? सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे, थोड़ा मिस हुआ बताना, फिर से रिपीट करूँ। मैं बात कर रहा हूँ डाइकॉट्स पौधे में, डाइकॉट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस, डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर ना? डाइकॉट और मोनोकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया में एक मान्यूट अंतर है जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप समझें डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस। तो डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस, डाइकॉट्स प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले डाइकॉट का पौधा लिया गया जिसका नाम है शिप्सेला वर्सापोस्टोरिस। पौधे का नाम है शिप्सेला वर्सापोस्टोरिस। ये एक टिपिकल पौधा था जिसमें सबसे पहले डाइकॉट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। तो फिर से रिपीट करूं, जाइगोट यूनिसेलुलर था, इसमें एक ट्रांसफर डिवीजन हुआ, ट्रांसफर डिवीजन TD लिख दें साथ में आप, जिसमें दो कोशिकाएं बनी, एपिकल सेल और बेसल सेल। आपको बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है। अब आप देखें, खुद बता देंगे आप, क्या हुआ, आप बता दें आप मुझे। जो बेसल सेल में ट्रांसफर डिवीजन हुआ, लिख दें आप, ट्रांसफर डिवीजन इन बेसल सेल। इन बेसल सेल, इस बेसल सेल में एक ट्रांसफर डिवीजन हुआ, और आप देख रहे हैं एपिकल सेल में एक कौन सा डिवीजन हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। शार्ट में लिख लें, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन इन एपिकल सेल, जिसके परिणाम स्वरूप आप चार कोशिका वाली एक संरचना निर्मित दिख रही है, और जो कैसी है, टी शेप, कैसी संरचना है, टी शेप। ये चार कोश की जो टी शेप्ड संरचना बनी, तो कुल मिलाकर मैं बात करूं, दो कोशिका जो, ये दोनों कोशिकाएं आपकी कौन सी हैं, बताएं आप मुझे क्लियर कर। ये दोनों कोशिकाएं हैं ऊपर की टर्मिनल सेल या एपिकल सेल, और नीचे दो कोशिकाएं हैं बेसल सेल। इस चार कोश की संरचना को कहते हैं प्रोएम्ब्रियो, प्रोएम्ब्रियो। तो क्लियर हो गई डायग्राम ना आपको। अब आप देखें, इस प्रोएम्ब्रियो में आपको मैं बता दूं, आप क्या देख रहे हैं कि जो बेसल सेल दो कोशिकाएं थी, उनमें लगातार ट्रांसफर डिवीजन है, मेनी ट्रांसफर डिवीजन इन बेसल सेल। जब बेसल सेल में ढेर सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए, तो आप देख रहे हैं लगातार कई कोशिकाओं आपको देखने को मिल रही हैं, और इस कोशिकाओं को कहते हैं सस्पेंसर। क्या कहते हैं, सस्पेंसर। क्लियर है? सस्पेंसर ढेर सारी संरचना आपको देखने को मिल रही है। क्या बना, सस्पेंसर। सस्पेंसर के ऊपर जो आपको एक अलग कोशिका दिखाई दे रही है, सस्पेंसर की सबसे ऊपरी वाली कोशिका, इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या नाम है इसका, हाइपोफाइसिस। तो आपको बहुत क्लियर कट दिमाग में एक बात जम गई होगी
वह बात क्या जमी कि जो बेसल सेल हैं वह एम्ब्रियो के विकास में योगदान नहीं देते, बल्कि एम्ब्रियो के विकास में सहायता करते हैं। एम्ब्रियो के विकास में डायरेक्ट, अर्थात एम्ब्रियो किससे बनता है? टर्मिनल सेल से, बेसल सेल से नहीं बनता। कुल मिला के मैं शार्ट में बात करूँ आपसे कि सस्पेंसर का काम है, देखें आप इस चित्र को देखें ध्यान से कि यह था जाइगोट और ये था एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जाइगोट को एम्ब्रियो बनते समय या एम्ब्रियो के जीवित रहने तक पोषण देता है। सपोज करिए कि एंडोस्पर्म उसको पोषण देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तब क्या करेगा? ये सस्पेंसर की सहायता से किससे पोषण लेगा? ओव्यूल के इंट्यूबुलेंट से। तो सस्पेंसर का काम है केवल और केवल हास्टोरिया जैसी संरचना होती है, यह पोषण में मदद करती है। ठीक है, अब आप देखें कि आगे के चित्र में इतनी बात क्लियर हुई। अब देखें आगे चित्र। हमने आपसे बात किया था, फिर से मैं यहाँ बना दूँ, ऐसा चित्र देखा था आपने कि दो टर्मिनल सेल थी और ये सस्पेंसर था। अब हमें नामांकन करने की जरूरत नहीं। अब आप देखें कि इस टर्मिनल सेल में दो कोश की संरचना थी। अब इस टर्मिनल सेल में फिर से एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ। एक पहले से था लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, और आप चित्र के द्वारा ऐसे बताने का प्रयास करें। तो टर्मिनल सेल में एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, और इस लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं टर्मिनल सेल में कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं। इसको आप ऐसे समझें, देखो मेरे, यह मान लीजिए मुट्ठी थी, यह गोली संरचना है। ठीक है, इस गोली संरचना में सबसे पहले आप चित्र देखो, पहले एक ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बनी। फिर इसके जस्ट 90 डिग्री पर ऐसा एक डिवीजन हुआ, देख रहे हैं चित्र में, तो 4 कोशिकाएं बनी। उस चित्र में दिखाया नहीं जा सकता, मतलब एक ऐसा, आलू में काट के देखें आप, एक ऐसा और एक ऐसा, तो कितनी कोशिकाएं बन गई? अब 4 कोशिकाएं। ठीक है, अब इस 4 कोशिका वाला टर्मिनल सेल, इसमें एक ट्रांसफर डिवीजन होगा। क्या हुआ यहाँ पर लिख देना, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन इन टर्मिनल सेल। अब क्या हो रहा है इसके बाद? एक ट्रांसफर डिवीजन होगा। 4 कोशिका की टर्मिनल सेल में कितनी कोशिकाएं हैं? 4 कोशिकाएं। तो अब देखो आप, कितनी कोशिकाएं थी? 4 कोशिकाएं। अब एक ट्रांसफर डिवीजन इन टर्मिनल सेल, तो करवा दो आप ट्रांसफर डिवीजन। मतलब आप यहाँ मेरे हाथ में समझें, चित्र में वहाँ डायमेंशन नहीं आ रहा। पहले देखें आप, पहला ऐसा डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी, फिर ऐसा हुआ तो 4 सेल बनी, फिर एक ऐसा हो गया। आलू को काट के देखना तो कुल मिलाकर कितनी बनी? 8 कोशिकाएं हो गई। क्लियर ना? कितनी कोशिकाएं हो गई? 8 कोशिकाएं। अब 8 कोशिका वाली संरचना में अब टर्मिनल सेल में कितनी कोशिकाएं हैं? 8 कोशिकाएं। ठीक है, एक ऐसा डिवीजन था, एक ऐसा डिवीजन था और एक ऐसा। ठीक, कितनी कोशिकाएं थी? 8 कोशिका थी। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो 8 सेल। ठीक, मतलब 4 ऊपर कोशिकाएं हैं और 4 नीचे। बार बार कर रहे हो, आलू को काट के एक बार देखना है आपको। अब ये 4 कुल मिला के 8 कोशिका का टर्मिनल सेल है। इसमें आप एक कौन सा डिवीजन होता है? पेरिक्लाइनल। कौन सा डिवीजन है? पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल डिवीजन।
तो कुल मिला के मैं बात करूँ पेरिक्लाइनल डिवीजन में 8 कोशिका यहाँ होंगी इस स्तर पर, 2 स्तर बन गए, एक बाहरी स्तर और एक आंतरिक स्तर। तो 8 कोशिकाएँ यहाँ, 8 कोशिकाएँ यहाँ, कुल मिला के 16 कोशिकाएँ हो गई। ठीक है। जो बाहर की पेरीफेरी की है उससे बनता है प्ल्यूम्यूल, और कोटिलीडन्स, और जो अंदर की टर्मिनल 8 कोशिकाएँ हैं उससे बनता है रेडिकल। क्लियर है। और आप जानते हैं प्ल्यूम्यूल से भविष्य में सीड बनता है, सूट बनता है, और रेडिकल से भविष्य में रूट बनता है। यह कुल मिला के डाइकाट में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। समझ में आई बात। अब मैं बात करूँ आपसे मोनोकाट में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया, इसकी मोनोकाट। दोनों में जो भिन्नताएं हैं आप समझेंगे। आप देखें कि एक स्टेज ऐसी आई थी, और मैं बात करता हूँ एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकाट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस। दोनों में अंतर देख लें, सेम है बातें। ठीक है। मोनोकाट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस का अध्ययन के लिए जिस पौधे में सबसे पहले मोनोकाट में एम्ब्रियोजेनेसिस रिपोर्टेड की गई उसका नाम था लुजला फोस्टराई। पौधे का नाम क्या है? लुजला फोस्टराई। अब आप देखें, आपको पूरे डायग्राम बनाना है, जो अंतर है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपने एक स्टेज देखी थी, ऐसी स्टेज जिसमें आपको एम्ब्रियो में 4 कोशिकाएं थी, 2 बेसल सेल थी, और आप देख रहे हैं 2 टर्मिनल सेल। डाइकाट्स में मैंने आपको बताया था, डाइकाट्स में हमने बताया था आपको कि बेसल सेल में लगातार कंटिन्यूअस ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, तो इससे सस्पेंसर बनता है। ठीक है। 2 जो बेसल सेल हैं उसमें लगातार ट्रांसफर डिवीजन होने से क्या बना? सस्पेंसर। क्लियर ना? अब मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, ठीक है, कि जो टर्मिनल सेल थी, 2 कोशिकाएं थी, उसमें डाइकाट में क्या हुआ था? एक फिर से लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ था जिससे 4 कोशिकाएं बनी थी। कितनी? 4 कोशिकाएं। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। टर्मिनल सेल थी, इससे 4 कोशिकाएं बनी, और इससे भविष्य में क्या बन गया था? सस्पेंसर। आप देखे थे कि डाइकोट्स में जो टर्मिनल सेल जो 4 कोशिकाएं वाली थी, ये ट्रांसफर डिवीजन हुआ था, लेकिन मोनोकाट्स में ट्रांसफर डिवीजन यहाँ पर नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? होगा एक पेरिक्लाइनल डिवीजन। मतलब वहाँ 8 कोश की संरचना में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ था, और 2 टायर बने थे, 8 कोशिका का बाहर का और 8 कोशिका का अंदर का। लेकिन यहाँ 4 कोश की अवस्था में ही इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुए, अर्थात जो बाहरी स्तर है इसमें कितनी सेल होंगी? 4 सेल, और इसमें भी कितनी होंगी? 4 सेल। वहाँ कितनी थी? 8 सेल। क्यों थी? क्योंकि उसमें ट्रांसफर डिवीजन हुआ। ठीक। तो एक डायग्राम आपको इसमें क्या करना है? कम बनाना है, और पूरे डायग्राम एक जैसे होते हैं। ठीक है। अभी पढ़ाने के जस्ट बाद मैं एक अच्छे स्टूडेंट का नोट्स डालूंगा, तो दोनों को मिला के तुम क्या कर लेना है? आपको बना लेना है नोट्स, और उसके बाद हमें व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाना है, चेक कराना है। प्रतिदिन का होमवर्क आपको करना है। अब मैं आपसे बात करूं एंडोस्पर्म का विकास। हमने आपसे बात किया था, दोनों प्रक्रियाओं की बात किया था। किसकी?
कि जाइगोट का विकास होता है और उसी के साथ साथ किसका विकास होता है, एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म का जो विकास है वह 3 प्रकार का एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म आप जानते हैं, एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो आप देखें एंडोस्पर्म का विकास और साथ ही साथ देखें एंडोस्पर्म के प्रकार। तो पहला प्रकार देखिए यहाँ, पहला प्रकार है न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। मैं बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, और साथ ही साथ बात कर रहा हूँ एंडोस्पर्म का विकास। फर्स्ट है न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म। तो देखें यहाँ, ये एंडोस्पर्म था जो कैसा था, ट्रिप्लॉयड था। इसमें आप चित्र के द्वारा देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, आप खुद बताएंगे मुझे। आप जानते हैं कोशिका विभाजन में 2 अवस्थाएं होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो केवल यहाँ क्या हो रहा बताएं आप मुझे, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। अर्थात कौन सा डिवीजन हुआ है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के पश्चात जो एंडोस्पर्म निर्मित होता है उसे न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म कहते हैं। न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म में आपको इस संरचना और इस संरचना में क्या अंतर हुआ, ये मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुकेंद्रीय संरचना है और एक केंद्रीय संरचना। क्लियर ना, अर्थात केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो ऐसे डिवीजन कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और उससे जो निर्मित होता है एंडोस्पर्म उसे कहते हैं न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म। दूसरा आप देखें सेलुलर टाइप का, सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म। तो देखें आप, इसमें दोनों प्रक्रियाएं होंगी। पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, देख रहे हैं आप चित्र में, फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन हुआ। क्लियर। तो सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म में क्या हुआ, एंडोस्पर्म का विकास या इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है उसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दोनों हो गए। थर्ड है हैलोवियल टाइप का, हैलोवियल टाइप का। आप देखें चित्र में और हमें बताने का प्रयास करें कि आप बताएं मुझे जल्दी से कि इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले केवल कैरियो का, यहाँ से देखें केंद्रक का विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने, 2 से 4 केंद्रक बने, 4 से 8 केंद्रक बने। फिर लास्ट संरचना में क्या दिखा आपको कि 8 कोशिकाएं बन गई, अर्थात साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया हुई। मतलब आगे यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, क्लियर ना, कैरियोकाइनेसिस हुई और लास्ट में फिर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। अर्थात मैं बात करूँ आपसे कि इस प्रकार का जो हैलोवियल टाइप का एंडोस्पर्म है, ये दोनों ऊपर के दोनों एंडोस्पर्म के नियम को फॉलो करता है। अर्थात न्यूक्लियर टाइप का यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियर टाइप का हो गया और लास्ट में क्या हो गया, सेलुलर टाइप का। अर्थात ये दोनों के बीच की अवस्था है। हैलोवियल टाइप का जो एंडोस्पर्म है एक विशेष एंजियोस्पर्म के आर्डर में मिलता है जिसे कहते हैं हैलोवियल्स, हैलोवियल्स आर्डर। उस आर्डर के पौधे में इस प्रकार का एंडोस्पर्म रिपोर्टेड है। और मैं आपको बात करूं कि जो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म है वो पाया जाता है एंजियोस्पर्म के पॉलीपेटली समूह में। पॉलीपेटली समूह कहलाता है जिसमें पेटल अलग अलग होते हैं। और सेलुलर टाइप का पाया जाता है गैमोपेटली। कोई कन्फ्यूजन हो तो निश्चित है व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। आशा है कि समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।